बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म हमारा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात कर रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। तो हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के अंतर्गत ट्रिक बता रखी है, हसीन मासुकाऊ में, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। दूसरा आया शिशुनाग वंश। तीसरा आया नंद वंश। चौथा आया मौर्य वंश। पांचवा शुंग वंश। कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। इतने वंश हैं मगध राज्य में। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग हर्यक वंश। नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे हर्यक वंश। अब समझते हैं इसके अंतर्गत हर्यक वंश के बारे में। तो इतना लिख लेना मगध राज्य के अंतर्गत, और सबसे पहला लिखेंगे हर्यक वंश। चलिए, तो यहां तक चीजें सबको क्लियर होंगी। अब हेडिंग लिखे है सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश सबसे पहले इसकी हम बात समझते हैं। बात करते हैं हर्यक वंश की। अब इसके अंतर्गत कौन कौन शासक आए, एक बार मैं आपको सभी शासकों के बारे में यहां पर बता रहा हूं। देखो, जो मुख्य वंश है इन पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश में देखो, हर्यक वंश यहां पर शासक कौन कौन से रहे। सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन। इसके बाद अनिरुद्ध, मुंड, और फिर लास्ट में आता है नागदासक। इस वंश का अंतिम शासक कौन था तो इसको ध्यान रखेंगे, उसका नाम था नागदासक, ठीक है। तो नागदासक यहां पर अंतिम शासक था। तो सबके नाम हम यहां पर नहीं लिख रहे क्योंकि उनके कोई कुछ उनके बारे में जानकारी मिलती नहीं। तो नागदासक यहां पर अंतिम शासक। अगर पूछा जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। अंतिम शासक कौन था तो नागदासक, ठीक है। तो ये तो हो गया हर्यक वंश। दूसरा वंश आया शिशुनाग वंश। नंबर 2 में आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था तो सबसे पहले इस वंश का संस्थापक हुआ शिशुनाग। तो इसको याद रखेंगे। शिशुनाग के बाद एक शासक आया कालाशोक। कालाशोक को ध्यान रखेंगे। और अंतिम शासक जो है इसे नंदीवर्धन कहा जाता है। नंदीवर्धन इसमें अंतिम शासक माना जाता है, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था इसे नंदीवर्धन कहा जाता है, ठीक। तो इतने शासक शिशुनाग वंश के अंतर्गत रहे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। अब आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था तो महापद्मनंद, पद्मनंद इस वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक। हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश। अब आता है इंपॉर्टेंट वंश मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को आप ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक। इसके बाद इनके पुत्र हुए बिंदुसार। बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो यहां तक की चीजें सबको क्लियर होगी होंगी। अब आता है शुंग वंश। शुंग वंश की अगर बात करें, इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है।
पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। यहां पर लिख देता हूं मैं शुंग वंश। इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है। जबकि इस वंश के अब इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद यहां पर दूसरा जो शासक आता है इसका नाम अग्निमित्र आता है। अग्निमित्र अग्निमित्र एक ये इंपॉर्टेंट शासक होता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद इंपॉर्टेंट शासक में अग्निमित्र आता है और अंतिम शासक देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। देवभूति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका नाम था देवभूति। ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक की चीजें सबको क्लियर शो हो रही होंगी। चलिए, तो अंतिम शासक था देवभूति, पुष्यमित्र शुंग संस्थापक, फिर अग्निमित्र और अंतिम शासक हुआ देवभूति। अब बात आती है कण्व वंश की। शुंग वंश के बाद अगला जो वंश आता है कण्व वंश। कण्व वंश में कुछ भी नहीं है, इसमें आप लोगों को नाम मात्र के संस्थापक की बात याद रखना। वसुदेव इस वंश का संस्थापक था। वसुदेव वसुदेव और अंतिम सुशर्मन। बस ये हो गया कण्व वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। अब आता है आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक था आंध्र सातवाहन, उसका नाम था सिमुक। सिमुक इस वंश का संस्थापक था। ठीक है। और इस वंश का जो प्रतापी शासक था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का प्रतापी शासक था। यह था प्रतापी शासक। ये पूरा स्ट्रक्चर में आपको इस मगध राज्य के अंतर्गत का जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसको मैंने आपको पूरा बता दिया। यहां तक के आपने शासकों के नाम, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार सभी लोग बनाओ। देखो, सबसे पहले मैंने कहा हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन। हसीनो हसीन मासुका उम मासुका। ठीक है। तो इतना हो गया, इतनी चीजें समझ आ गई। सबसे पहले हर्यक वंश में संस्थापक हुआ बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, अंतिम शासक नागदासक। शिशुनाग वंश में शिशुनाग संस्थापक, फिर कालाशोक और फिर नंदीवर्धन। नंद वंश में महापद्म नंद और घनानंद। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त। अब इसके बाद देखो, अगला देखो शुंग वंश। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति। अब कण्व वंश में एक वसुदेव है, एक सुशर्मन। आंध्र सातवाहन में सिमुक और फिर प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। अब बताइए क्या यहां तक की चीजें सबको क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम? चलिए, ठीक है, जल्दी से इस स्ट्रक्चर को सभी लोग बना लें और फिर इसमें हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी स्ट्रक्चर बनाइए सभी लोग। वेरी गुड। अभी आपको कई सारे शासक लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेरी गुड, सभी लोग जल्दी कंप्लीट करें। पहली हेडिंग लिखेंगे हर्यक वंश और इसमें सबसे पहला शासक है बिंबिसार। ठीक है। तो बिंबिसार के बारे में सबसे पहली चीज आती है, यह मगध राज्य का क्या था, संस्थापक था। अच्छा, नहीं भाई, माइक तो ऑन है, औरों को भी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सभी को? आ रही है भाई? माइक अपना चेक कर लो एक बार, क्या पता तुम्हारा ये हो गया हो। ठीक है, चलिए
वॉइस क्लियर, ओके ठीक है। चलिए बिंबिसार की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह क्या था, यह हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। दूसरी बात, इसका उपनाम, ये याद रखना, इसे और किस नाम से जाना जाता था, उपनाम इसे श्रेणिक था। इसका क्या था, इसे क्या कहते हैं, श्रेणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार को और क्या कहा जाता है, श्रेणिक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए ओके, तो श्रेणिक इसे कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना, उपनाम। तीसरी बात, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, राजधानी आपको याद है किसी को, मगध की राजधानी मैंने कहां कहां बताई थी, मगधीरा में, बताइए कहां कहां बताई थी राजधानी, मगध की राजधानी कहां कहां बताई थी, बिल्कुल गिरिब्रज राजगृह है ना, और तीसरी पाटलिपुत्र, ये 3 राजधानियां थी। तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह। सबसे पहले कहां राजधानी थी, राजगृह, तो इसने राजधानी बनाई राजगृह। और चौथी बात, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजवैद्य का नाम था जीवक। इसका राजवैद्य कौन था, जीवक, ठीक है, जीवक इसका राजवैद्य था। और इसने किस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, मतलब मगध में मिलाया, इसने अंग साम्राज्य, अंग राज्य के, अंग साम्राज्य के शासक बृहदत्त की हत्या कर, बृहदत्त की हत्या कर अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और इसके अलावा कौशल नरेश, इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, प्रसेनजित की बहन महाकौशला, याद रखना अब इसका नाम, महाकौशला से विवाह किया। इसका विवाह किससे हुआ था, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया, और इसे, और दहेज में इसे क्या मिला, दहेज में काशी मिला, काशी इसे दहेज में मिला था, ठीक है, और इसे काशी दहेज में मिला था। बात समझ में आ गई। एक इसने किसको, अंग राज्य को मिलाया अपने साम्राज्य में, और दूसरा काशी इसके साम्राज्य में अपने आप मिल चुका था। ध्यान रखेंगे 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों की राजधानी हमने पढ़ी थी। 16 महाजनपदों को, बिल्कुल, जो 16 महाजनपद थे उस धीरे धीरे करके सारे के सारे इस मगध साम्राज्य में मिल गए, और फिर अखंड भारत का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो पूरे के पूरे जितने महाजनपद है एक एक करके मिलते जाएंगे, आप इनको समझना। मैंने कहा इसने एक तो अंग साम्राज्य को, अपने अंग की राजधानी कहा थी, चंपा, याद होगी सबको, है ना, और दूसरा काशी, काशी की राजधानी सबको याद है, काशी का पुराना नाम क्या बताया था, मैसेज करो जल्दी, काशी की राजधानी, बिल्कुल, ठीक है। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, तो और अंग की चंपा, सबको याद होंगी अब ये। तो इसने काशी और अंग, इन 2 साम्राज्य को अपने साम्राज्य में, मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। इन 2 राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। इसने अंग राज्य के शासक बृहदत्त की हत्या कर अपने साम्राज्य में से मिला लिया था। तो यहां तक की बातें बिंबिसार के बारे में सबको क्लियर हो गया। और लास्ट पॉइंट है, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, हत्या इसके पुत्र क्या नाम था, अजात शत्रु ने कर दी। किसने की, अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो हर्यक वंश है, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। पूछा जाता है पितृहंता वंश किसे कहते हैं, हर्यक वंश, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने कर दी थी। क्लियर। तो यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गई होंगी, और जल्दी से इसको लिख लीजिए, और फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी, ठीक है।
अब बात कर रहे हैं अजात शत्रु के बारे में। सबसे पहली बात, अजात शत्रु, पहला पॉइंट है इसका उपनाम याद रखना। उपनाम क्या था? तो इसे कुणिक कहा जाता है। जैसे आपने देखा था बिंबिसार को श्रेणी कहते थे, वैसे ही अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। ठीक है, कुणिक कहा जाता है। और दूसरी बात, इसने अपने पिता, अजात शत्रु ने क्या किया? अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, हत्या कर दी। और फिर अजात शत्रु की हत्या किसने कर दी थी? अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन ने कर दी थी। ठीक है, इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी इस वंश को कहा जाता है। तो यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई होंगी। अब देखो, इसके समय की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। इसके समय आप लोगों को याद होगा, मैंने कल आपको बताया था अका अक राबे पाक बताया था। अका अक याद है? अका अक राबे पाक, राबे पाक। और से अजात शत्रु के समय राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसके समय, बिल्कुल, तो इसके समय अजात शत्रु के समय राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था इसके समय पर। क्लियर? तो इसके समय राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब देखो, इसने क्या किया? इसने कौशल नरेश प्रसेनजित पर आक्रमण कर दिया था। प्रसेनजित पर आक्रमण किया, जिसने इसे बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान अजात शत्रु का प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से प्रेम हो गया। और प्रसेनजित को इसे मुक्त कर अपनी पुत्री से विवाह करना पड़ा। तो इस तरीके से जो प्रसेनजित की बहन महाकौशला की हमने बात की थी, उससे विवाह किसका हुआ था? इसके अजात शत्रु के पिता बिंबिसार का विवाह हुआ था। और अजात शत्रु का विवाह किससे हो गया? प्रसेनजित की बेटी वजीरा से इसका विवाह हो गया था। ठीक है, किसी को नहीं दिख रहा है या तुम्ही को नहीं दिख रहा है? औरों को भी नहीं दिख रहा क्या? एग्जिट करो और दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, तो यहां तक की बातें सबको क्लियर होगी होंगी। अजात शत्रु का उपनाम था कुणिक। दूसरा, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तीसरा, अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसके समय राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इसके अलावा इसने कौशल नरेश प्रसेनजित पर आक्रमण किया और प्रसेनजित ने उसे
बंदी बना लिया था। और इस दौरान अजातशत्रु का प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम हो गया और प्रसेनजीत को इसे मुक्त करके अपनी पुत्री का इससे विवाह करना पड़ा था। ठीक है, तो यहां तक की बातें हमारी ये क्लियर होगी। चलिए, तो ये दोनों क्लियर हो गए, बिंबिसार भी अजातशत्रु भी। अब आ जाओ उदयन की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उदयन। ठीक है, तो तीसरा शासक मैंने आपको लिखाया था उदयन, उसके बारे में समझते हैं। तो अपने उधर नेट चेक करो अब नेट चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा है, सिग्नल चेक करो, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो सही है, सब लोग, सबको दिख रहा है और सब सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। नहीं तो फिर लास्ट में फोन का ही कुछ करना पड़ेगा। लिखो जल्दी, सब लोग लिखो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया इतना क्या सबने? लिख लिया तो जल्दी मैसेज करो। ठीक है, ओके, ठीक है। अगली हेडिंग लिखो उदयन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उदयन और उदयन के बारे में समझते हैं। तीसरा शासक है उदयन। चलिए, तो बात करते हैं अब उदयन के बारे में और उसको समझते हैं। इसके बारे में सबसे पहली बात तो इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, और दूसरी बात इसके बारे में समझना, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम में की। गंगा और सोन नदियों के संगम में की। जहां पर गंगा और सोन नदियां मिलती हैं, उस स्थान पर पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसे वर्तमान पटना कहा जाता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की इसने स्थापना की थी और राजधानी कहां बना दी? और राजधानी बनाई इसने पाटलिपुत्र बनाई। तो इस बात को ध्यान रखना, अभी तक आपने देखा था राजधानी राजगृह थी, लेकिन अब राजधानी कहां होगी? पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बना लिया था। ठीक, तो यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक अनिरुद्ध। अब यहां पर ध्यान रख लो, अनिरुद्ध, फिर मुंड और फिर नागदासक बना। नागदासक इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने
कर दी और किस वंश की नींव रखी? और शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो अब यहां से अगला वंश आ जाएगा शिशुनाग वंश। क्लियर? चलिए जल्दी से लिख लो इसको और बात करते हैं शिशुनाग वंश की। जल्दी कंप्लीट करें। हर्यक वंश के बाद अगले वंश की बात करते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें एक तो है शिशुनाग और दूसरा है काला शोक। इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। शिशुनाग, पहली बात यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। वंश का संस्थापक था। और दूसरी बात इसके बारे में ध्यान रखना, इस शिशुनाग ने क्या किया? इसने किसकी हत्या करके? नागदासक की हत्या कर, नागदासक की हत्या कर शिशुनाग वंश की नींव रखी। वंश की नींव रखी। तीसरी बात समझना, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पुनः राजगृह बना दी। अब देखो, उदयन ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र और शिशुनाग ने फिर से बना दी राजगृह। ठीक है? और एक चीज और इसके बारे में समझना, इसने अवंती को मगध राज्य में मिला लिया था। अब देखो तीसरी चीज आ गई, इसने अवंती को मगध राज्य में मिलाया। अवंती को मगध में मिलाया, ये याद रखना, मिलाया। और राजधानी इसने राजगृह बनाई। और इसने दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था। वैशाली को बनाया। तो दूसरी राजधानी इसने वैशाली को बनाया और पहली राजधानी, मुख्य राजधानी अपनी राजगृह और दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया। और अवंती को इसने अब मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब आपने अभी तक क्या क्या देख लिया? एक तो अंग को मिलाया था और काशी को मिलाया था। अंग और काशी ये दोनों किसने मिलाए थे? बताइए, किसने मिलाए? अवंती और काशी, अंग और काशी किसने मिलाए? दोनों के दोनों, बताओ जल्दी। बिंबिसार ने मिलाए थे। किसने मिलाए थे? बिंबिसार ने। ठीक है, वेरी गुड। किसने मिलाए थे? बिंबिसार ने मिलाए थे। तो ये दोनों के दोनों बिंबिसार ने मगध में मिला दिए थे। और इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट था अवंती, अवंती की कोई राजधानी बताएगा? अवंती की राजधानी कहां थी बताइए? अवंती की राजधानी कौन बताएगा? वेरी गुड। माहिष्मती है ना? या फिर अवंती की राजधानी माहिष्मती थी या फिर उज्जैन? कहां थी? उज्जैन या माहिष्मती। ठीक है, तो इस अवंती को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इसने अपनी, शिशुनाग ने अपनी एक राजधानी तो बना ली राजगृह और दूसरी राजधानी बना दी वैशाली। तो इतनी चीजें हमारी क्लियर होगी। अब बात आती है कालाशोक की। तो कालाशोक के बारे में भी एक दो पॉइंट समझ लेना। एक तो इसने, इसके बारे में देखो, कालाशोक इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बनाई। अब
पाटलिपुत्र बनाई। यहां से फिर राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, ध्यान रखेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी, अशोक के समय पर भी ये सब पाटलिपुत्र में रहती है, और फिर गुप्त काल में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र रहा। ठीक, फिर उसके बाद जब आगे जाएंगे, हाँ बिल्कुल बाहुबली वाला है ना, माहिष्मति, बिल्कुल याद रह गया सबको। इसने राजधानी पुनः कहां बना दी? राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को इसने बनाया। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसे अशोक भी कहा जाता है। इसे कालाशोक को और क्या कहते हैं? अशोक भी कहते हैं। सम्राट अशोक अलग हो गया, इसे अशोक भी कहते हैं। ये सम्राट अशोक, ये अलग मौर्य वंश के शासक हुए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कालाशोक को अशोक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बनाई। अब मुझे ये बताइए, कालाशोक के समय मैंने एक बौद्ध संगीति बताई थी, कौन से नंबर की थी बताइए? कालाशोक के समय कौन से नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी? जल्दी आंसर करें। इसके समय बौद्ध संगीतियां सबको याद होंगी या नहीं हुई? बिल्कुल, दूसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति। अब ट्रिक क्या थी? अका अक, और यहां क्या था? रा बे पा को। अब सबको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सही, सबका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर है। वैशाली में पाटलिपुत्र कहां से आ गया? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, रा बे पाक। ठीक है, इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। क्लियर हो गया? इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बनाई, और इसे अशोक भी कहा जाता है, और इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा यहां तक की चीजें क्लियर। और इस वंश का, किस वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। जिसकी हत्या किसने कर दी? जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी। और किस वंश की नींव रखी? नंद वंश की नींव रखी। ठीक है, तो इसके बाद अब यहां से शुरू हो जाएगा नंद वंश। चलिए जल्दी से इसको लिखो, और फिर हम यहां पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नंद वंश। नंद वंश में सबसे पहले आता है महापद्म नंद। अब सबसे पहली बात कि यह नंद वंश का संस्थापक था। दूसरी बात देखो, इसके पास 10 पद्म सेना थी, जिस कारण इसे महापद्म नंद कहते हैं। महापद्म नंद कहते हैं। 10 पद्म सेना थी, इसलिए इसे महापद्म नंद कहते हैं। पुराणों में इसे पृथ्वी का एक छत्र शासक कहा गया है। तो पुराणों में इसे पृथ्वी का एक छत्र शासक भी कहा गया है। ठीक, अब इसके बाद महापद्म नंद के बाद इसका बेटा
घनानंद यहां पर शासक बनता है। तो अगली हेडिंग लिखना घनानंद, और इसके बारे में भी थोड़ा सा बातें करते हैं और फिर हम सीधे आते हैं मौर्य वंश में। तो हेडिंग लिखेंगे घनानंद, और घनानंद की अगर बात करें तो यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। दूसरी बात, यह भोग विलास में लिप्त रहता था, लिप्त रहता था। अब इसके समय पर क्या हुआ, इसने तक्षशिला के शिक्षक, तक्षशिला के एक शिक्षक थे, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है पाकिस्तान में, के शिक्षक थे चाणक्य। चाणक्य को अपशब्द कहे थे, अपशब्द कहे, और दरबार से बाहर निकालने की, बाहर निकलवा दिया था। कहते हैं कि उनकी शिखा पकड़ करके दरबार से बाहर फेंक दिया था। तब उस दिन चाणक्य ने कसम खाई कि अब मैं इस शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस नंद वंश को समाप्त नहीं कर देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तब उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, यदि वो चाहे तो निर्माण भी कर सकता है और चाहे तो विनाश भी कर सकता है। और उसके बाद वो यह कह करके उस दरबार से, नंद वंश के दरबार से निकल गए थे, और वहां से जाकर के उन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक बालक को अपने प्रशिक्षण देना शुरू किया, और उसको प्रशिक्षण देकर के फिर उन्होंने उसको एक सैनिक के रूप में तैयार किया और एक योद्धा के रूप में तैयार करके दोनों ने मिलकर के मगध में आक्रमण किया और घनानंद की हत्या करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर मौर्य वंश आ जाता है, और इसको हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं और बात करते हैं मौर्य वंश की। कल को हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इसका। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी क्लास ज्वाइन करिए, दूसरी क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।